24 की नगर जाति पर नजर। नमस्कार, खबर विशेष में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। जाति जनगणना की आग को फिर से हवा दे दी गई और इस बार एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर जाति जनगणना का राग अलापा है और जाति जनगणना को राम राज्य और समाजवाद से सीधा सीधा जोड़ दिया है। 2024 के सियासी समर से पहले जाति जनगणना की मांग कर समाजवादी पार्टी सियासी समीकरण साधने की कोशिश में जुट गई है, लेकिन बीजेपी ने इस पर अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। तो क्या निकाय और लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना का मुद्दा हावी रहेगा? खबर विशेष में आज इसी पर खास चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। जातीय जनगणना से ही समाजवाद आएगा, जातीय जनगणना से ही राम राज्य आएगा। मुहाने पर निकाय चुनाव, सिर पर लोकसभा चुनाव और चुनावी मौसम के बीच अखिलेश यादव के इस बयान से यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। 2024 के चुनाव से पहले जातिगत जनगणना के लिए विपक्षी शोर शराबे के बीच अखिलेश ने भी कह दिया है कि राम राज्य तब आएगा जब जातिगत जनगणना होगी। समाजवाद भी तभी संभव है जब जातीय जनगणना होगी। जातीय जनगणना होने के बाद ही सबका साथ सबका विकास होगा। जातीय जनगणना से ही भाईचारा आएगा, जातीय जनगणना से ही भेदभाव खत्म होगा, जातीय जनगणना से ही लोकतंत्र मजबूत होगा, जातीय जनगणना से ही समाजवाद आएगा, जातीय जनगणना से ही राम राज्य आएगा। जातीय जनगणना के समर्थन और विरोध के पीछे सारा खेल सियासी है। जातीय जनगणना का समर्थन करने की असल वजह पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को लेकर है, जिनकी आबादी यूपी में 50% से ज्यादा है। वहीं विरोध के पीछे उच्च जातियों का दबाव है। अभी पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण मिलता है, जबकि पिछड़ी जातियों का कहना है कि उनकी आबादी ज्यादा है, इसलिए उन्हें इसी अनुपात में आरक्षण दिया जाए। 2024 की बिसात बिछाने में जुटा विपक्ष भले ही कई मुद्दों पर एकजुट ना दिखाई दे, लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दे पर सुर में सुर मिला रहा है और 2024 में बीजेपी को दिल्ली से बेदखल करने की बात कह रहा है। व्यक्तिगत प्रवक्ता होने के नाते कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी मांग करेगी जातीय जनगणना होनी चाहिए। 2024 में अब केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है। जनता परिवर्तन और बदलाव करना चाहती है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति पर चल रही है। अखिलेश पर सियासत के लिए राम राज्य और समाजवाद का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। जिस लोहिया के समाजवाद की वो बात करते उस लोहिया के बिल्कुल नजदीक नहीं है, और जिस राम राज्य की बात करते तो उनके पिताजी के जमाने में ही वहाँ राम भक्तों पर गोली चली। तो इस राम राज्य और समाजवाद जैसे शब्दों का प्रयोग वो अपनी राजनीति के लिए करते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जातीय जनगणना पर बिहार से शुरू हुआ सियासी घमासान अब यूपी की सियासत पर हावी हो रहा है। अब यूपी में पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाली एसपी के मुखिया अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को धार देने में लगे हुए हैं। जातीय जनगणना पर विरोध और समर्थन की सियासत के बीच ये मुद्दा अधर में लटका हुआ है। अखिलेश यादव ने फिर एक बार साफ कर दिया है कि आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे उसमें जातिगत जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा होगी। निकाय चुनाव में हालांकि इस दांव को आजमाना चाहते अखिलेश यादव, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर है। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में इसकी शुरुआत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए, तभी पिछड़े समाज के लोगों को असल में न्याय मिल पाएगा। लखनऊ से वडले सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो जातीय जनगणना का एक बार फिर मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया है। निकाय और लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना का मुद्दा हावी रहेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। चर्चा में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता अश्विनी शाही, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ हैं, साथ ही बीएसपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर दयाराम भार्गव, और लखनऊ से हमारे संवाददाता निखिल शर्मा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अश्विनी जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से कर लेती हूं, क्योंकि अखिलेश यादव को आपने सुना होगा, एक बार फिर से जातीय जनगणना का मुद्दा जो है वो अखिलेश यादव ने उठाया है। बोतल से फिर जो ये जिन है एक बार फिर से बाहर निकलते हुए, और इस बार तो राम राज्य समाजवाद से जोड़ दिया है अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना को।
आसिमा जी देखिए, अखिलेश जी बहुत तरह तरह से जतन कर रहे हैं कि किस तरीके से कोई मुद्दा हाथ लगे, लेकिन कोई मुद्दा उनके हाथ नहीं लग रहा है। सब जगह भारी पड़ जा रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी। इसलिए यहां पर ये जातीय जनगणना के चक्कर में पड़े। जब तक सरकार रही तब तक न इनको राम राज्य की याद आई, न समाजवाद की याद आई। अब जब सत्ता चली गई है तो इनको राम राज्य और समाजवाद याद आ रहा है। समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेकर चले। लेकिन ये राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने की बात करते हैं, राम को नकारने की बात करते हैं। देखिए, जातीय जनगणना जब 1931 में हुई थी तो 4000 जातियां थी। 2011 की जातीय जनगणना लालू प्रसाद यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कहने पर बहुत दबाव पड़ा यूपीए सरकार पर, तो जातीय जनगणना कराई गई। उसमें वो रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करा पाए ये लोग। आखिर क्यों, क्या इनकी मंशा थी? आज क्यों इतना जोर दिया जा रहा है? जब जातीय जनगणना इन लोगों ने यूपीए सरकार में कराया था तो रिपोर्ट प्रकाशित कराना था। उसमें जातियां जो निकल कर आई, उसमें लगभग 46 लाख जातियां हो गई थी। उपजातियां 11.5 लाख हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे प्रकरण आगे बढ़ा तो कांग्रेस को भी बड़ा मजा आया। सिद्धारमैया जी ने कर्नाटक में एक बार करा लिया 2015 में। उसमें लिंगायत और वोकालिका समाज ही कम हो गया, उसकी भी जो है रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई। 150 करोड़ कर्नाटक में और 400 करोड़ केंद्र सरकार में, उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान की जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा इन लोगों ने डुबा दिया। अब ये बताइए कि जातीय जनगणना ये लोग करा रहे हैं, थारू है, बनटांगिया है, इस तरीके की बहुत लगभग 11.5 लाख उपजातियां हैं। ये लोग कह रहे हैं सबका मिलेगा, सबका हिस्सा मिलेगा। कोई जातियां अगर मान लीजिए 10,000 का है, उसका प्रतिनिधित्व कहाँ आएगा? क्यों, कैसे कर पाएंगे? ये वर्ग संघर्ष की नींव डालना चाहते हैं आसिमा जी, इसलिए बार बार ये मांग रहे हैं। इनको किसी से मतलब नहीं है, सरकार में रहते हैं तो साथ अभिषेक जी प्रकाशित करते हैं, अब मांग करते हैं। अभिषेक जी, अश्विनी जी को आप सुन रहे होंगे, सीधे तौर पर कहा कि सरकार में जब आप थे, जब तो आपने ये जाति जनगणना नहीं कराई, अब विपक्ष में बैठे हैं तो फिर एक बार आपको याद आ गया है। और जो बात अखिलेश यादव कर रहे हैं राम राज्य की, समाजवाद की, आखिर राम राज्य आएगा कैसे, किस आधार पर ये दावा यहाँ पर किया जा रहा है? और राम राज्य में तो जाति की बात नहीं होती है, उसमें तो सब कुछ एक समान होता है। मुझे एक चीज बता दीजिए, मैं बहुत सीधा सा पूछना चाहता हूँ कि हम सत्ता में, क्या 2011 में हम सत्ता में थे? जो ये कह रहे सत्ता में हम थे, पहले झूठे बातें बोलना चैनलों पे बंद कर दिए। हम सत्ता में कभी नहीं थे। क्या हम केंद्र की सत्ता में थे 2011 में? अरे नहीं, तो यूपी में तो थे ना। मैं टोकना चाहता हूँ, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए भाई। अरे पहले सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। अभिषेक जी, भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला, अल्पज्ञानी तो है नहीं। देखिए अश्विनी भाई, आप बोलो या आप ही मैं बीच में नहीं बोलूंगा। आप ही बोलते रहो। डॉक्टर साहब, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, आप ही बोलते रहो। लेकिन ये चीज मैं एक करेक्ट करना चाहता हूँ कि 2004 से 14 तक जरूरत नहीं होती। आप सुनना नहीं चाहते हो, 2004 से 14 तक सुनना नहीं चाहते हो, कि नहीं थे, यही सुनना बता सुनो दीजिए सीखो। भाई। मैं अश्विनी जी, मैं बोलने नहीं दूंगा। मैं आपके बहुत बोलने मैं भी नहीं दूंगा, लेकिन आप गलत बोल रहे हैं। सरकार में नहीं थे, ठीक है, वही आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है। अश्विनी जी, अश्विनी जी, ठीक है, सुन लेते हैं। अभिषेक जी को सुन लेते हैं। अरे किस तरह की बातें कर रहे हो आप? अश्विनी जी सुन लेते हैं आपको, ठीक है, आप ठीक है अभिषेक जी अपनी बात रखिए। राम राज्य कैसे आएगा? झूठ शर्मानी चाहिए। अरे झूठ आप अश्विनी जी, आप झूठ अभिषेक जी, आपको पता है? अभिषेक जी, आप अश्विनी जी से बात ना करिए। आपको कुछ नहीं पता सरकार में चैनलों पे बैठ के। देखिए, ऐसे चर्चा में बिल्कुल मजा नहीं आएगा और चीजें भी क्लियर नहीं हो पाएगी। अश्विनी जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। अश्विनी जी, अभिषेक जी, आप दोनों से गुजारिश है कि आप दोनों आपस में बात ना करके क्लियर कीजिए अपना स्टैंड, क्योंकि मैं अश्विनी जी से सवाल कर चुकी हूँ। मैं अब अभिषेक जी आपसे सवाल कर रही हूँ, ठीक है? आखिर राम राज्य आएगा कैसे, किस आधार पर ये दावा? राम राज्य में क्या जाति की बात होती है? मुझे एक चीज बता दिए, राम राज्य इसलिए आएगा। देखिए, कुछ कहते हैं ना, कुछ लोगों का इस जब से आजादी हुई है उनको कहते हैं उनका उचित अधिकार नहीं मिला। और हम ये कह रहे हैं जिसकी समाज में जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करा दीजिए। हम ये थोड़ी कह रहे हैं उन्हें विधानसभा में विधायक बना दीजिए। हमने तो ये नहीं कहा। हमने तो जिस जाति का जितना अनुपात है उस अनुपात में हमने टिकट भी बांटे, जिसका जितना रेशियो हमें समझ में आया हमने उस अनुपात में सारी चीजें हमने की है। तो हम अगर किसी को प्रतिनिधित्व देना, अगर ये गलत है, किसी पिछड़े समाज को आगे बढ़ाना ये गलत है, तो बहुत बड़ी बात है। आप कहते हो 80 करोड़ को आप अनाज बांटते हो, आपने जनता को आत्मनिर्भर बनाने की जगह क्या बना दिया
कि आप वो काम ना करें, 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन दे रहे हो, टैक्स पेयर का पैसा नहीं बर्बाद कर रहे हो। आप मुझे एक चीज बता दो, बड़ी बातें करते हो, 6 साल बेमिसाल, अभी 1500 करोड़ रुपए G20 के नाम पे खर्च किए। ये टैक्स पेयर्स का पैसा है कि आपके घर का पैसा है? किस तरीके से आप बर्बाद किए चले जा रहे हो? ठीक है दयाराम भार्गव जी, महिमा मंडल में जमीन पे काम उधर नहीं जा रहा। दयाराम भार्गव जी आप बिल्कुल अभिषेक जी हो जाने दे जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दे, मुझे बोलने का कम मौका मिला है। अश्विनी जी ने बीच में टोका। ठीक है अभिषेक जी, मैं इनसे सीधी सी बात पूछना चाहता हूँ। ये अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 9 से 10 साल इनकी सरकार चली और ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास देते हैं। तो इनको आपत्ति क्या है भाई? सबका साथ दे दो ना, जातिगत जनगणना करा लो, सबको साथ मिलेगा, सबको विश्वास मिलेगा। लेकिन जातीय जनगणना से आखिर सबका साथ सबका विकास कैसे होगा ये आपसे भी समझेंगे। लेकिन दयाराम भार्गव, मैं आऊंगी लेकिन दयाराम भार्गव जी भी है, उनका क्या स्टैंड है जातीय जनगणना को लेकर, जरा आप भी जरा साफ कीजिएगा दयाराम जी। देखिए आसिमा जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अनवरत पिछले 20 साल से जातिवार जनगणना सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर के बार बार शासन सत्ता में बैठे हुए, चाहे पूर्वज में बसपा की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही हो, आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी दूसरे टर्म में है, हम बार बार जातिवार जनगणना की बात करते हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात करते हैं। लेकिन अभी हम सुन रहे थे, हमारे भाजपा के साथी अश्विनी भाई कह रहे थे कि इन्होंने 2011 में जातिवार जनगणना हुआ था लेकिन कांग्रेस ने लागू नहीं किया। अरे भाई कांग्रेस ने नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी करके दिखाए ना, बड़ा दिल। अरे आप अपनी बात कीजिए ना दयाराम जी, आप अपनी बात, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए ना, क्योंकि कभी आप बीजेपी का साथ देते हैं, कभी आप समाजवादी पार्टी का साथ, बात तो आप पर भी लागू होती है, आप अपनी बात कीजिए। नहीं आसिमा जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक दल है, ना हम सपा के साथ, ना बसपा के साथ, ना कांग्रेस, ना भाजपा के साथ। हमने उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की हमेशा बात की है, गांव गरीब किसान मजदूर नौजवानों बेरोजगारी महंगाई की बात करी है, हमने बात करी वंचित समाज की बात करी है, हमने बात करी है सामाजिक न्याय समुद्र की रिपोर्ट लागू करने की बात करी है, हमने बात करी है जातिवार जनगणना। आप बताइए, जब देश गुलाम था 1931 में जातिवार जनगणना हुआ था और डॉक्टर भीमराव बनाए हुए अम्बेडकर के संविधान में हर 10 साल में जो है जातिवार जनगणना की बात हुई है और संविधान में जो आरक्षण मिला हर 4 साल के बाद उसके ऊपर चर्चा होने की बात हुई है। लेकिन सरकारों ने वंचित समाज का वोट लेकर के उनको ठगने का काम किया, उनको गुमराह करने का काम किया। क्या कारण है? 1931 में जातिवार जनगणना होता है, उसके बाद वो भी समाज को लेकर के आप देख लीजिए, सामाजिक न्याय समिति को लेकर के आपने अभिषेक जी को भी सुना होगा और दयाराम भार्गव जी को भी सुना होगा। आखिर जब विपक्ष लगातार जो है मांग कर रहा है जातीय जनगणना को, आक्रामक तौर पर इसको उठा रहा है, तो बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर पा रही है? आखिर ऐतराज कहां पर है? देखिए अभिषेक भाई हमसे नाराज हो गए। मैंने सिर्फ यही कहा था कि 2004 से 14 तक यूपीए के ये सहयोगी रहे, इन्होंने कहा हमारी सरकार नहीं रही, नाराज हो गए हमारे ऊपर। तो अब ये लोग ऐसा ही कह रहा है, मुझे कह रहा है झूठ बोल रहा है, शर्म आना है। तो भाई अब ठीक है अभिषेक भाई, हमारे भाई है, नाराजगी कोई बनती है, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था दयाराम जी, आपने कहा ना आप क्यों नहीं कर देते। 2021 में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक शपथ पत्र दायर किया, उसमें कहा था कि 2011 में हम क्यों नहीं उसको सार्वजनिक कर सकते, क्योंकि उसमें इतनी विसंगतियां थी, उसमें इतनी अनियमितताएं बरती गई थी उस सरकार के द्वारा कि जिसके वजह से हम नहीं कर सकते। अब अगर नए सिरे से कुछ होगा, उस पर विचार किया जाएगा तो देखा जाएगा, लेकिन हम जातिगत जनगणना पर भरोसा नहीं करते क्योंकि इससे वर्ग संघर्ष की नींव पड़ती है। मैंने 2-4 जातियों का किनवार जनवार, आपको तो अभी हमारे दयाराम भाई हैं, 100 जातियों का नाम इनको और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को याद है, लोग नाम लेते हैं, लेकिन मैं 2-4 थारू जातियां बहुत उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। पंटांगियां अभी कुछ दिन पहले तक कोई उसका सुध नहीं लेता था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में पंटांगिया को इधर नाबार्ड से और कितने तरीके से उनको जो है आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी जातियों की संख्या कम है, क्या अधिकार आप दे देंगे उनको आप कहीं ना कहीं फिर कहेंगे इसको एससी में शामिल किया जाए, इसको एसटी में। ये तो अभिषेक जी बता पाएंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार में आएंगे तो 3 महीने में जातीय जनगणना करवाने की बात वो नहीं कराया। 5 साल तो थे ना आसिमा जी, 5 साल तो उत्तर प्रदेश में थे, क्यों नहीं कराया? अभिषेक जी से लेंगे इसका जवाब, लेकिन उससे पहले ग्राउंड का रुख कर लेते। हमारे संवाददाता निखिल भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। निखिल, 24 की डगर, जाति पर नजर और एक बार फिर जातीय जनगणना का जिन बोतल से बाहर आ गया है। निकाय चुनाव में देखें तो लोकल मुद्दे जो है वो हावी रहते हैं, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले निकाय चुनाव में क्या ये मुद्दा भी हावी होते हुए ग्राउंड पर क्या तस्वीर है इसको लेकर?
देखिए, निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना का एक ऐसा मुद्दा है कि उसे जब भी विपक्ष उठाएगा वो चर्चा में जरूर आएगा। जातिगत जनगणना को अगर हम बात करें तो जो भी पार्टियां विपक्ष में रहती हैं उसे इसी तरह से देखती है कि वो एक भूत बंगला है और उसका ताला वो जल्द खोलेंगे। सत्ता में आने के बाद सबसे पहले उस भूत बंगले की जो है वो ताला खोलेंगे। लेकिन जब वो सत्ता पक्ष में आ जाते हैं तो कहते हैं चाबी गुम हो गई। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, सत्ता में रहने के दौरान किसी ने जातिगत जनगणना पर कोई काम नहीं किया हुआ और जिसके बाद ही जैसे सत्ता वापस चली जाती है जातिगत जनगणना की बात करने लगते हैं। तो बस इसको इसी तरह से देखना चाहिए कि एक उत्तर प्रदेश में राजनीति का मुद्दा है। निश्चित तौर पर जब जातिगत जनगणना होगी तो उत्तर प्रदेश में कौन सी जातियों की कितनी संख्या है ये सबके सामने आएगी और इस संख्या आने के बाद ही आरक्षण की जो नई व्यवस्था होगी वो लागू हो पाएगी, यानी किसको आरक्षण की आवश्यकता है इस पर चर्चा होगी। तो अगर उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को एक साथ विकास करना है तो जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए एक अलग तरह का पिटारा है। इसे एक जादू की छड़ी की तौर पर देखते हैं लोग। जब विपक्ष में रहते हैं उन्हें लगता है इसे घुमाने से सत्ता में वापसी हो जाएगी और जब सत्ता में आ जाते हैं तो कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। आप देखिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब भी यही हाल था। उससे पहले बसपा की सरकार थी, उसमें भी जातिगत जनगणना को लेकर बहुत बहस हुई, नहीं हो पाई। और उसके बाद अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और दूसरे कार्यकाल की आई है तब भी उस पर दबाव बन रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और खास करके विपक्ष ज्यादा हमलावर होगा। जी बिल्कुल, यानी कि जो विपक्ष में बैठता है वो ही इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन सत्ता में आते ही ये जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं उससे हिचकिचाहट सरकार को होने लगती है। हम चर्चा पर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एसपी प्रवक्ता फरुख चांद और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय का जाति जनगणना के विषय पर आखिर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है, क्योंकि जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी पिछड़ों को उनका जो हिस्सेदारी है उसकी लड़ाई और मजबूत हो जाएगी, उनको उनकी संख्या पता चल जाएगी और भारतीय जनता पार्टी जो साजिशन पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को हक नहीं देना चाहती है। ये इस जनगणना से लाभ हानि क्या होगा, फ्यूचर में क्या चीजें कैसे आगे आएंगी। जो अभी 52% माना जाता है कि ओबीसी हैं, क्या उनकी तादाद बढ़ेगी या उनकी तादाद घटेगी, इन सब चीजों का एक इम्पैक्ट होगा। एक कोशिश उनकी ये है कि जातीय जनगणना के बहाने ओबीसी को एकजुट करें और ये बताने की कोशिश करें कि हम रिजर्वेशन को 50% से आगे ले जाना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर एक बार फिर चर्चा का रुख करेंगे। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक जी, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। अश्विनी जी को आपने सुना होगा, मुस्कुरा भी रहे थे आप उस दौरान, नाराजगी भी आपने जाहिर कर दी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि जब भी जाति जनगणना का ये मुद्दा उठाता है विपक्ष, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं राजनीतिक अवसरवाद ढूंढने की कोशिश होती है। और 2014-2019 की बात भी यहां पर बीजेपी कर रही है कि जिस तरह से गैर यादव ओबीसी वोटर्स हैं, उन्होंने खुलकर बीजेपी का साथ दिया, उसको अपने पाले में लाने की कोशिश। सिर्फ ये एक वजह है कि एक बार फिर ये मुद्दा गूंज रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो मैं अश्विनी भाई को बता दूं कि मैं कोई उनसे नाराज नहीं हूं। हमारे भाई हैं, उनसे कोई ऐसी नाराजगी नहीं। हमारा मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं। हमारे विचारधाराएं अलग है और हम जनता की बात करने के लिए बैठे हैं और ये सत्ता की बात करने के लिए बैठे हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी, अभी आपके जो संवाददाता है निखिल भाई, उन्होंने भी ये चीज बहुत क्लियर कर दी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कौन से लोग कितने अनुपात में। आपको शिक्षा तभी आप उस हिसाब से दे पाओगे, तभी आप उस हिसाब से उनको रोजगार दे पाओगे, तभी आप उनको उस हिसाब से, कहते हैं ना, ये सबका साथ सबका विकास तभी हो पाएगा। असल राम राज्य क्या है कि प्रदेश का हर जन जन सुखी हो, रोडे हो, बिजली घर हो और क्या कहते खाने के लिए रोटियां हो। एक गरीब आदमी क्या मांगता है आपसे? रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज मांगता है। तो रोटी तो साहब मिलती नहीं, कपड़ा इन लोगों ने छीन लिया, अब मकान की बात तो खैर क्या ही करें। रोडों की स्थिति उत्तर प्रदेश में सबने देखी है, महंगाई और बेरोजगारी जिसके दम पे ये सरकार बनी थी 2013 में, जो महंगाई को डायल करके आए थे, उसके ऊपर ये बात ही नहीं करते। आप मुझे बताइए, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का दाम जब ग्रीन वॉर चल रहा था, जब दाम बढ़े $112 प्रति बैरल थे, आज $64 प्रति बैरल आ गया। तो क्यों नहीं जनता को रिपेट मिलता है? क्यों नहीं वो जीएसटी के दायरे में आ जाता? और दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बेरोजगारी की बात। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर कहा था कि 2 करोड़ रोजगार साहब हम देंगे हर साल, और इनके खुद ही के मंत्री ने संसद में लिखित में बयान दिया कि साहब हमने 7,20,000 रोजगार दिए। तो ये सबको पता है। कहते हैं कि जनता को छलने का काम बंद कर दे।
और हम इनका बिल्कुल सकारात्मक, जैसे विपक्ष होता है जो अच्छा करेंगे, जो सकारात्मक काम ये करेंगे, हम सकारात्मक विपक्ष की तरह इनकी प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन जो गलत काम करेंगे उसके लिए इनको जरूर रोकेंगे। देखिए अभिषेक भाई, आपने दो बातें कहा जी। आसमा जी, अभिषेक जी का मैं जवाब दे लूं। दो बातें इन्होंने कहा, रोटी, कपड़ा और मकान। कह रहे रोटी देने का काम कर नहीं रहे, मकान देने का काम कर नहीं रहे आप, और ये प्रॉब्लम है। एक तरफ अभी इनके पहले वाले वक्तव्य में था 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, तो ये कितना विपक्ष जो है इस समय कंफ्यूजन में है। आप डिपेंडेंट बना रहे हो, मेरी बात आप कंफ्यूजन में है। रोटी, कपड़ा और मकान, 3.5 करोड़ मकान महिलाओं के नाम पर दिए गए हैं अभिषेक भाई। पूरे देश में आधी आबादी को मालिक बनाया गया है उस मकान का। 3.5 करोड़। जाति धर्म नहीं देखा गया है, गरीबों को दिया गया है। और ये सरकार जो काम कर रही है, आप लोग उससे बौखलाए हुए हैं। सरकार के अच्छे कामों से, लोक हित के कामों से बौखलाए हुए हैं आप लोग। इस वजह से ये जातिगत जनगणना और ये पालना ढिमका की बात करते हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। आपने अपनी बात रखी, सवाल मेरा अश्विनी जी से भी था, लेकिन मैं एक बार फिर से जयराम भार्गव जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि निकाय चुनाव भी नजदीक है और निकाय चुनाव को लेकर क्या माना जाए कि ये निकाय चुनाव नजदीक है, 2024 के भी चुनाव है, तो ऐसे में अगर आपकी बात करें तो आप लोग किस तरह से डील करते नजर आएंगे? देखिए आसमा जी, मैंने पहले भी बोला, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अनवरत 20 साल से हम पार्टी बना के जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय समिति, वंचित समाज को हक अधिकार कैसे मिले, गांव गरीब तक जो संस्थाएं, देखो ये लोग जितनी भी सरकारें बनी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सरकार तो बनी नहीं, हम 18 महीने बीजेपी के साथ में थे। उसको इतिहासों में दर्ज कर दिया आदरणीय नेताओं प्रकाश राज ने कि सत्ता से अलग होकर के विपक्ष में इसलिए बैठे कि जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करना था, तब उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार ने, और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी ने वादा किया था कि राजभर जी लोकसभा 2019 के चुनाव से 6 महीना पहले आपको सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू हो जाएगा। लेकिन अंतोगत्ता जब नहीं किया तो हम जो है सरकार से अलग होने का काम किए। दूसरी बात है, अगर आज सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू हो जाता तो इसी निकाय चुनाव में अश्विनी जी एक बात आपका रुख करना लीजिए। आसमा जी सुन तो लीजिए पूरी बात, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। ठीक है, ज्यादा समय नहीं है, जवाब मैं उन्हीं से ले लेती हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, विपक्षी दल हो, लगातार जोरों शोरों से इस मुद्दे को यहाँ पर उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं 2024 में समाजवादी कैसे कह सकती है? देखिए आसमा जी ठीक है, मैं अश्विनी जी से सवाल करूँ। जनगणना सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पे बोलने का कोई अश्विनी जी आप सुन पा रहे हो, तो ऐसे में 2024 में भी ये मुद्दा बनता नजर आ रहा है, तो ऐसे में आने वाले चुनावों, निकाय चुनाव को देखते हुए क्या ये मुद्दा उठ रहा है और कैसे बीजेपी इससे डील करते नजर आएगी? अश्विनी जी आसमा जी देखिए, हम कहीं भी जातिगत जनगणना नहीं कराने जा रहे हैं। तो 1951 में सरदार पटेल ने भी इसको मना किया था। तेलंगाना में भी राज्य के लोग कराएं, राज्य के लोग कराएं, हम लोग कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। राज्यवार कराएं, अपना कोई दिक्कत नहीं। जब इनकी सरकार आए तो ये कराएं। 2012 से बिहार में तो आप समर्थन कर रहे हैं, तेलंगाना में भी सपोर्ट किया नहीं, ऐसा हमने कहीं सपोर्ट नहीं किया है, हमने कहीं सपोर्ट नहीं किया है, न करेंगे आगे। हम केंद्रीय स्तर पर कहीं सपोर्ट नहीं करेंगे। राज्य सरकारें अपना कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग कराकर अपना रिपोर्ट करें। 1951 में सरदार पटेल ने भी मना किया था कि जातिगत जनगणना होगी तो जातीय विसंगतियां पैदा होंगी और जो है वर्ग संघर्ष की नींव पड़ेगी। जो जातियां कम होंगी वो अपने जनसंख्या को बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि हम बढ़ाएं, तो इसलिए देश के ऊपर कई तरह के प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। वर्ग संघर्ष का, जनसंख्या विस्फोट, वैसे ही हम विश्व में 1 नंबर पर हैं। तो बहुत सी ऐसी विसंगतियां हैं। अभिषेक जी, अश्विनी जी ने तो सिरे से खारिज कर दिया है, सिरे से नकार दिया है। अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि नकारात्मक रुख जो है वो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं इसका पड़ेगा, त्रुटि भी बताई उन्होंने। देख लीजिए, सबकी अपनी विचारधारा होती है और इसका जवाब तो जनता तय करेगी। और हम तो कहते हैं ना, हम तो कोर्ट में भी गए थे, सारी चीजें गए थे, वहां इनके अटॉर्नी जनरल ने इस चीज के लिए मना कर दिया। इन्होंने जो वादे किए थे अपने ही वादों से मुकर रहे। ये कहते थे ना, सबका साथ सबका विश्वास, तो कहाँ सबका साथ है? आप सबका साथ देना ही नहीं चाहते। आप जो वो बेचारी जातियां हैं, जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, जो आज अंधेरे में पड़ी हुई, आप उनके उत्थान की बात ही नहीं कर रहे। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बहुत सीधी सा बात है। और आप पढ़ाना ही नहीं चाहते, आप उनको बढ़ाना ही नहीं चाहते। आप कहते हैं ना, सिर्फ अब बांटने की राजनीति करने वालों की विचारधाराओं के ये लोग हैं, आइडियोलॉजी के, फूट डालो और राज करो। तो ये इसमें माहिर है।
ये इसी तरीके से चुनाव लड़ते रहेंगे और हमेशा 24 घंटे से चुनाव के मूड में रहते हैं। कभी देश के हित के बारे में ये लोग नहीं सोचेंगे। देश के हित के बारे में सोचते तो एक PSU बता देते जो इन्होंने बनाया, 28 PSU इन्होंने बेच दिए। ठीक है उत्तर प्रदेश के, लेकिन राम राज्य की जब बात होती है तो उसमें जाति नहीं आती है और सबका साथ सबका विकास तभी हो पाता है जब हम जाति से ऊपर उठकर सोच पाए। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर अपने अपने जो दावे हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी ग्राउंड से यहाँ पर देने के लिए। तो जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से हावी होता नजर आ रहा है और निकाय चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और 2024 में भी क्या ये मुद्दा बनता नजर आएगा, देखना होगा। इसी के साथ खबर विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।